नमस्कार। राम मंदिर से राष्ट्र मंदिर व्याख्यानमाला में आप सभी का स्वागत है। भारतीय समाज मन पर जितना प्रभाव अध्यात्म का है, उतना ही प्रभाव तंत्रज्ञान अर्थात इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भी रहा है। इसीलिए इस व्याख्यानमाला के अंतर्गत आज हम दो विभिन्न मान्यवरों के विचार सुनने वाले हैं। सर्वप्रथम हम जन जन के राम इस विषय पर सुनेंगे माननीय भगत सिंह कोश्यारी जी को, जो कि महाराष्ट्र के महामहिम राज्यपाल हैं, तथा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर हम डॉक्टर भूषण केळकर जी के विचार सुनेंगे, जो कि न्यूफ्लेक्स टैलेंट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर हैं। इन दोनों ही विषयों का भारतीय समाज के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है, आइए हमारे मुख्य वक्ताओं से सुनते हैं। सिया राम मई सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। जो संपूर्ण जगत में व्याप्त ऐसे श्री राम का वर्णन तुलसीदास जी करते हैं। और तुलसीदास जी कहते हैं कि राम राज्य में नहीं दरिद्र न दुखी न दीना, कोई दरिद्र नहीं है, गरीब नहीं है, दुखी नहीं है, दीन नहीं है। सचमुच आज भारत को और विश्व को एक ऐसे ही साम्राज्य की, राज्य की शासन व्यवस्था की आवश्यकता है जहाँ न कोई दुखी है, न दीन है, न दरिद्र है। और इसीलिए आखिर ऐसा क्यों हुआ, इसके सीधे कारण है श्री राम। ये केवल एक राजा नहीं थे, ये केवल एक सम्राट नहीं थे। श्री राम वस्तुतः वो जनता के नायक थे। वो जनता के नायक यानी जनता के मन के नायक थे, जनमन के नायक थे। और इसलिए श्री राम का जीवन स्वयं बड़ा कंटकाकीर्ण था। पैदा होने से लेकर अपने आखिर समय तक उन्होंने कष्ट ही कष्ट सहन किए। श्री राम जब उनको सूचना दी गई कि आपका राज्याभिषेक होने जा रहा है, तो उनको कोई सुख नहीं हुआ, कोई प्रसन्नता नहीं हुई। और जब उनसे कहा गया कि अब तो राज्याभिषेक नहीं होगा, तुमको बन जाना है, तो भी उनको कोई दुख नहीं हुआ। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं, प्रसन्नताम्याम न गताभिषेक तथा न ममनो वनवास दुखता। आज वास्तव में देश के अंदर, विश्व के अंदर इसी प्रकार के श्रेष्ठ लोगों की आवश्यकता है, जिनको सत्ता का मोह नहीं है, जो जनता के हित के लिए राजगद्दी को भी छोड़ सकते हैं। तो ऐसे आदर्श श्री राम थे। श्री राम देखा जाए तो अगर उनके बारे में अगर कोई वर्णन करने लगेगा, शायद एक जीवन व्यतीत हो जाएगा। इतना विशाल, जितना विश्व विशाल है, जितना ब्रह्मांड विशाल है, ऐसा ही उनका व्यक्तित्व भी विशाल है। और उसका कारण क्या है? वो इतने महाराजा थे, इतने बड़े राजा थे, लेकिन जब सीता के बारे में और कुछ कहा गया तो उन्होंने तुरंत उसका परिपालन करने के लिए, जनता की इच्छा परिपालन करने का प्रयास किया। और उनका एक ही उद्देश्य था कि राजा का काम प्रजा का रंजन है, प्रजा का रंजन करना यही राजा का काम है। और इसीलिए वो कहते हैं, जब उनसे कहा जाता है तो कि भाई क्या है, तो कहते स्नेहम च दयाम च यदि वा जानक्यमपि आराधनाय चलो कस्य मुंचतो नास्ति में व्यथा। मैं लोक के आराधन के लिए, जनता की सेवा के लिए मुझे स्नेह छोड़ना पड़े, दया छोड़ना पड़े, सौख्य छोड़ना पड़े, और यदि जानकी भी छोड़ना पड़े तो भी मैं छोड़ दूँगा। पर चूँकि मैं जनता का प्रतिनिधि हूँ, जनता ने मुझे अपना राजा बनाया है, तो मेरे लिए सबसे जो प्रमुख कार्य है, जो मेरा प्रमुख कर्तव्य है, वो कर्तव्य है कि मुझे जनता की सेवा करनी है, जनता की आराधना करनी है। तो एक प्रकार से जो जनता स्वयं भगवान राम की आराधना करती थी, उनका प्रातः से लेकर श्रवण सायं तक, और सपने में भी जिनका श्रवण करती थी, आराधना करती थी, भगवान राम कहते हैं कि मैं उस जनता की आराधना करता हूँ, उसकी प्रार्थना करता हूँ। तो ऐसे हमारे भगवान राम हैं, जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, वो एक प्रकार से एक आदर्श राजा के रूप में आज तक उनको हमारे
केवल भारतीय दर्शन में ही नहीं, भारतीय साहित्य में नहीं, भारतीय इतिहास में नहीं, बल्कि संपूर्ण जगत में एक प्रकार से ऐसे आदर्श, और इसीलिए हमारे यहाँ इतने अवतारों हुए हैं, इतने देवी देवता हैं, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम की संज्ञा ये केवल रामचंद्र जी को दी गई है। तो आज जब राम मंदिर बन रहा है तो राम मंदिर कोई अंतिम लक्ष्य नहीं है, राम मंदिर एक प्रतीक है। और ये जो राम मंदिर का वास्तविक जो लक्ष्य है, राम मंदिर इसलिए बन रहा है कि राम मंदिर भव्य बनेगा और उसको देख करके, उसको देखने वाले, चाहे प्रजा हो, चाहे राजा हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे शिक्षित हो, चाहे अशिक्षित हो, वो मन में एक संकल्प ले कि मुझे इस देश का निर्माण करना है, राम जी के सहारे, राम जी के आदर्शों पर इस राष्ट्र का निर्माण करना है। और इसलिए मैं सोचता हूँ कि मेरा विचार है कि ये जो लक्ष्य रखा गया है राम मंदिर का, जो प्रारंभ किया गया है, वो वास्तव में एक प्रकार से राम राज्य का शुभारंभ कैसे हो, उस शुभारंभ को और राम राज्य कैसे प्राप्त कर सकें, उस दिशा में पहला कदम है। निश्चित रूप से जब राम का मंदिर बन रहा है तो राम की कृपा से, राम के आशीर्वाद से निश्चित रूप से ये राष्ट्र का निर्माण होगा और भारत एक बार फिर से जिस राम राज्य की कल्पना हमारे ऋषि मुनियों ने की है, उस राम राज्य को हम प्राप्त करेंगे। और आज देश के अंदर जो वर्तमान परिस्थिति है, जिस प्रकार से पहली बार 70 सालों में, आज से 5 साल पहले, एक जिसके पास एक नया पैसा नहीं है उसका भी बैंक में खाता हो गया। जैसे एक घर में जिसके यहाँ कोई शौचालय नहीं था उसका शौचालय की व्यवस्था कर दी गई, जिसके बिजली घर में नहीं है उसके घर में बिजली कर दी गई है, जहाँ सड़क नहीं है वहाँ सड़क कर दी गई है, और भी ऐसी योजनाएं बन रही हैं। निश्चित रूप से जब ये योजनाएं पूरी होंगी और देश में जो गरीबी है वो कम होगी, और ऐसे समय में जब सभी सुविधाएं होंगी, स्वास्थ्य की, सड़क की, पानी की, बिजली की, स्वाभाविक है तब देश के अंदर, और जब यहाँ सुरक्षा होगी, स्वाभाविक है तब देश के अंदर एक राम राज्य की कल्पना साकार होगी। और उस दिशा में राम मंदिर से हम सबको प्रेरणा मिलेगी, हमारा राष्ट्र का नव निर्माण होगा, हम फिर से पुराने गौरव को प्राप्त करेंगे, ऐसी मेरी आशा है। ऐसा मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद। नमस्ते, मैं भूषण केलकर, विवेक साप्ताहिक विवेक का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर मेरे विचार रखने का मौका दिया है। राष्ट्र मंदिर, ये जो संकल्पना है, राम मंदिर से राष्ट्र मंदिर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण संकल्पना है। और राम मंदिर ये श्रद्धा और आस्था का विषय है, लेकिन राष्ट्र मंदिर जो है उसमें तंत्रज्ञान, विज्ञान एक बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण ईंट होगी, ऐसा मुझे लगता है। तो उस विषय के लिए मैं आज इंडस्ट्री 4.0 जो औद्योगिक क्रांति, चौथी औद्योगिक क्रांति है, उसके बारे में मैं मेरे विचार आपके सामने रखूँगा। और ये तंत्रज्ञान और विज्ञान की ईंट राष्ट्र मंदिर में कितनी महत्वपूर्ण होगी ये आपको समझ में आएगा। इसके बारे में हम इकट्ठा क्या कर सकते हैं उसके बारे में कुछ विचार मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से ये जो 21वीं सदी है, जहाँ हम भारत एक युवा देश जिसको हम कहते हैं, क्योंकि हमारी एवरेज एज बाकी विश्व के कई सारे देशों से कम है, यहाँ जो युवा लोग हैं उनका कंट्रीब्यूशन ये राष्ट्र मंदिर में बहुत अहम महत्व रखेगा। तो इसमें तंत्रज्ञान और विज्ञान की ईंट बहुत सेंट्रल, केंद्रीभूत होगी। इसमें एक चीज़ हमें याद रखनी पड़ेगी कि ये इंडस्ट्री 4.0 जो औद्योगिक क्रांति चौथी उसकी जो लहर है, उसके पहले जो 3 पड़ाव आए थे उसमें हमारा योगदान वैश्विक अर्थव्यवस्था में बहुत ही कम था। जैसे कि पहली औद्योगिक क्रांति इंडस्ट्री 1.0 जब आई थी, दैट वाज 1784, वो इंग्लैंड में आई थी और उसमें स्टीम इंजन का निर्माण हुआ था। उस वक्त हम परतंत्र थे। दूसरी औद्योगिक क्रांति आई थी 1870 में और उस वक्त मास प्रोडक्शन का ज़माना था और ये पड़ाव में भी हम परतंत्र थे। तीसरा जो पड़ाव आया था वो आया था 1970 में, जो कि 100 साल के बाद आया था,
और उस वक्त तो हम राजनीतिक रूप में इंडिपेंडेंट स्वतंत्र थे, लेकिन हमारी सारी अर्थव्यवस्था समाजवाद की छाया में थी और हमारा कंट्रीब्यूशन योगदान वैश्विक अर्थव्यवस्था में बिल्कुल न के बराबर था। और इसलिए हमें उस वक्त राष्ट्र निर्माण या आर्थिक व्यवस्था में कंट्रीब्यूशन करने का अवसर बहुत ही कम मिला था। लेकिन अब बातें बहुत बदल चुकी है। 2011 में जो ये औद्योगिक क्रांति चौथी इंडस्ट्री 4.0 का जो निर्माण हुआ है, जो जर्मनी में हुआ है, उस वक्त हम न ही सिर्फ राजनीतिक रूप से स्वतंत्र है, लेकिन हमारा योगदान अर्थव्यवस्था में बहुत ही अहम है। पूरा विश्व आज भारत को एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में देख रहा है। तो इसलिए हमारे जो युवा हैं उनको राष्ट्र निर्माण में, राष्ट्र मंदिर के निर्माण में इंडस्ट्री 4.0 की नींव पर अपनी कई सारी ईंट रखनी पड़ेगी। तो इसलिए ये इंडस्ट्री 4.0 ये क्या है, ये समझने की हम कोशिश करेंगे। इंडस्ट्री 2.0 मैंने कहा कि ये मास प्रोडक्शन था। इंडस्ट्री 3.0 मतलब तीसरी लहर जो 1970 में आई थी, वो था इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर्स मतलब संगणक का दौर। और ये जो तीन लहर है क्रांति की, उसमें 100 साल का अंतर है। जैसे कि पहला था 1784 में, उसके बाद 100 साल के बाद 1870 में दूसरा औद्योगिक क्रांति का पड़ाव आया, उसके बाद और 100 साल के बाद 1970 में तीसरा आया। लेकिन अगर हम देखें तो चौथा औद्योगिक क्रांति का पड़ाव है 2011 में, जो कि 40 साल के बाद आया है। तो हम ये देखेंगे कि इसकी गति बढ़ती जा रही है। तो इस वक्त इंडस्ट्री 4.0 जो कि अभी 8 या 9 साल पुरानी है, फिर भी हम ये देख रहे हैं कि जीवन के कई अंगों में, उपांगों में ये टेक्नोलॉजी या तकनीकी चीज़ों का या वैज्ञानिक चीज़ों का बहुत ही असर हमारे लाइफ पर, हमारे जीवन में हमें देखने को मिल रहा है। तो इसमें हमारे युवाओं ने काफ़ी कंट्रीब्यूशन, उन्होंने योगदान देना बहुत ज़रूरी होगा। ये एक चीज़ हम देखेंगे कि ऐतिहासिक दृष्टि से इंडस्ट्री 4.0 हमारे लिए एक बहुत बड़ा अवसर है। दूसरी चीज़ मैंने जो आपको बताई कि जो जिस गति से ये इंडस्ट्री 4.0 उभरा है, उसका मैं एक उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। हम अगर देखें तो टेलीफोन जो कि हम हर वक्त यूज़ करते हैं, उसका प्रयोग करते हैं, अगर हम देखें तो 100 मिलियन यूज़र्स, नए यूज़र्स तक पहुंचने के लिए समय लगा था 75 साल का, मतलब 3 पीढ़ियों का अंतर है। अगर हम देखें कि पोकेमॉन गो जो कि इंडस्ट्री 4.0 का एक उदाहरण है, वो 100 मिलियन न्यू यूज़र्स तक पहुंचने के लिए जो समय लगा है वो है सिर्फ 27 दिन, मतलब 3 हफ्ते। तो 3 पीढ़ियों का और 3 हफ्तों का अंतर ये इंडस्ट्री 3 और इंडस्ट्री 4 में है। तो इसलिए हमें ये जो बदलाव हमारी शिक्षा में, हमारी शास्त्र नीति में, हमारी नीति में जो लाना है वो ज़रूरी भी है और वो बहुत तेज़ गति से लाना भी ज़रूरी है। तो इसलिए इंडस्ट्री 1 to 4 ये जो पड़ाव है 4, और ये जो इवोल्यूशन है, क्रांति है, ये समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होगा। हम कहते हैं कि हमारी कंपटीशन चाइना से है। मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि चाइना में प्राथमिक शिक्षा से लेके इंजीनियरिंग तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जो कि इंडस्ट्री 4.0 का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण अंग है, ये कंपलसरी सब्जेक्ट, अनिवार्य विषय है, और प्राथमिक शिक्षा में भी उसका अंतर्भाव किया गया है। तो और अगर हम उसकी तुलना में ये देखें कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस जो हमारे देश में है, वहाँ कई सारे शिक्षकों को इंडस्ट्री 4.0 के बारे में पता नहीं है। तो अगर इस तरीके से हमारे शिक्षा नीति में या किसी और क्षेत्र में हम देखें तो हमारा कंपटीशन, हमारी तुलना चाइना, चीन के साथ करना बहुत मुश्किल होगा। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम इंडस्ट्री 4.0 के बारे में
सोचे समझे और उसके बारे में कुछ काम करें। तो ये ऐतिहासिक महत्वपूर्ण भी है और उसकी गति भी बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए जिसको हम साइंटिफिक टेम्पर कहते हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वो राष्ट्र मंदिर के बारे में हमें रखना बहुत ज़रूरी होगा। अब ये इंडस्ट्री 4.0 के बारे में मैं उसके जो अंग है, उपांग है, उसके बारे में आपको कुछ जानकारी दूंगा। इंडस्ट्री 4.0 ये कोई एक तंत्रज्ञान नहीं है, ये 9 तंत्रज्ञानों का समुच्चय है। तो उसमें कई सारे चीज़ें हैं जो हम अपने दैनंदिन जीवन में भी देखने को हमें मिलते हैं। जैसे कि पहला है रोबोटिक्स। रोबोटिक्स के बारे में हम जानते हैं, अभी जो कोरोना महामारी आई थी, हमने देखा कि कई सारे अस्पताल में रोबोट्स का प्रयोग किया गया था, क्योंकि ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन हमें कम करना था। तो उसके बारे में हमने ये देखा कि रोबोट्स दवाइयाँ पहुँचा रहे थे, वो खाने पीने का इंतज़ाम कर रहे थे, कई सारी चीज़ें कर रहे थे। तो अस्पताल में भी रोबोटिक्स का प्रयोग किया गया। रोबोटिक्स का प्रयोग अभी खेती में किया जा रहा है। रोबोटिक्स का प्रयोग निश्चय रूप से स्पेस टेक्नोलॉजी में किया जा रहा है, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी उसका काफ़ी सारा प्रयोग हो रहा है। तो रोबोटिक्स के बारे में हम इन जनरल जानते हैं। रोबोटिक्स का प्रयोग चैटबॉट की तरह से हम जानते हैं। ड्रोन्स हम जानते हैं, ड्रोन्स का उपयोग किया जा रहा है, खेती में किया जा रहा है। अभी जो कोरोना महामारी थी तो उस वक्त पुलिस ने भी ड्रोन्स का उपयोग किया था। तो ये सब चीज़ें हम जानते हैं। रोबोटिक्स ये इंडस्ट्री 4.0 तंत्रज्ञान समुच्चय का एक बेहद बड़ा महत्वपूर्ण अंग है। दूसरा अगर हम देखें तो सिमुलेशन है, मतलब वास्तव जगत और आभासी या अमूर्त जगत में उसका बदलाव, और उस पर काम करने के बाद तंत्रज्ञान की मदद से अगर फिजिकल वर्ल्ड में आप कुछ काम करोगे, उसको साइबर फिजिकल सिस्टम्स कहा जाता है, तो उसको सिमुलेशन कहते हैं। अगर तीसरा उपांग हम देखेंगे तो उसमें आएगा द क्लाउड टेक्नोलॉजी। हम क्लाउड तंत्रज्ञान के बारे में जानते हैं। तो हमारे कई सारे जो फोटोज़ हैं जो फ़ोन में होते हैं, या कई सारे कॉन्टैक्ट्स हैं, ये सब चीज़ें हम क्लाउड पे स्टोर करते हैं। सो क्लाउड इज़ जनरली नोन। क्लाउड के बारे में कई सारे लोग जानते हैं। चौथा जो महत्वपूर्ण उपांग है उसमें आएगा बिग डेटा। बिग डेटा इसका मतलब है न ही सिर्फ वॉल्यूम ऑफ डेटा, मतलब उसमें कई सारे रोज और कॉलम्स ही नहीं होते, उसमें कई सारे टाइप्स प्रकार के डेटा हम स्टोर करते हैं, जैसे कि चित्र होंगे या न्यूमेरिकल डेटा होगा, टेक्सचुअल होगा, इस टाइप का कई सारे प्रकार का डेटा अगर होगा तो उसको बिग डेटा कहते हैं। सबसे अच्छा उदाहरण जो हम सब लोग जानते हैं, हमें जानना भी चाहिए, वो है आधार कार्ड। आधार कार्ड में हमारा फ़ोटो है, हमारा सिग्नेचर है, हमारा बर्थ डेट है जो कि नंबर्स हैं। ये सब जब इकट्ठा आते हैं तो उसको कहते हैं बिग डेटा, और उसके ऊपर एनालिटिक्स, मतलब उसका विश्लेषण और संश्लेषण अगर हम करेंगे तो उसको कहते हैं बिग डेटा एनालिटिक्स। उसके बाद आएगा ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, आभासी वास्तव उसको हम कहेंगे, जिसका प्रयोग हम देख रहे हैं कई सारे मूवीज़ में हो रहा है। जैसे पहले 3D मूवी हुआ करता था, अभी 7D, 8D, इवन 11D इस टाइप का मूवीज़ भी आ रहे हैं। तो आभासी वास्तव उसको कहेंगे हम, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी। उसके बाद आएगा 3D प्रिंटिंग। 3D प्रिंटिंग में हम कार के जो पार्ट्स हैं या विमान के पार्ट्स हैं वो भी बना रहे हैं। कई सारी बाकी सारी चीज़ें जो फर्नीचर में आती है वो भी हम बनाते हैं। क्रिप्टो करेंसी, साइबर सिक्योरिटी और एक अंग है जो महत्वपूर्ण है, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा भारत के लिए, ये राष्ट्र मंदिर के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि इसमें करप्शन कम करने का बहुत सारा चांस हमें मिलेगा। जैसे कि हम डिजिटल करेंसी की बात कर रहे हैं, जैसे हम क्रिप्टो करेंसी की बात कर रहे हैं, इसकी वजह से जो पहले करप्शन ज़्यादा हुआ करता था, जो लाभार्थी है उनके पास जो पैसा है या मदद है या रोजगार के लिए चांसेस मिलेंगे, वो क्रिप्टो करेंसी या साइबर सिक्योरिटी के कारण लोगों तक बहुत जल्दी पहुंच पाएगा। इसके साथ और एक उपांग आता है जो महत्वपूर्ण है, उसको कहते हैं IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स।
तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स ये पहले तो मैन्युफैक्चरिंग में हुआ करता था, लेकिन अभी जो तंत्रज्ञान 5G के नाम से जाना जाता है, उसके कारण IoT ये हमारे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण अंग बनेगा। IoT का मतलब है कि हमारे जो प्रयोग में कई सारी चीज़ें होती है जो सिर्फ कंप्यूटर या संगणक नहीं होगा, मोबाइल नहीं होगा, फैन भी हो सकता है, फ्रिज भी हो सकता है, ये सारी चीज़ें एक दूसरे को कनेक्टेड रहेंगी क्लाउड की और इंटरनेट के ज़रिए। तो अगर ये होगा तो उसको कहते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स। थिंग्स का मतलब इसमें सब कुछ आता है। इनफैक्ट इंटरनेट ऑफ पीपल और एक संज्ञा है जिसमें लोग भी इस नेट में, इंटरनेट में शामिल होंगे। तो ये सब 8 अंग और उपांग जो इंडस्ट्री 4.0 के हैं, उनको एक रज्जू में, एक कॉमन थ्रेड में बांधने वाली चीज़ है, उसको कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और ये तंत्रज्ञान 50-60 साल पुराना है, लेकिन अभी जो 2013 के आसपास उसमें जो बदलाव आए हैं, जैसे डीप लर्निंग आपने शायद सुना होगा या मशीन लर्निंग आपने सुना होगा, तो ये सब चीज़ों के कारण ये बाकी 8 उपांग एक दूसरे में काफ़ी सारे अच्छी तरह से बंध गए हैं। तो उसको बांधने वाला ये जो सीमेंट है उसको कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। और इसके बारे में हम कई बार सुन चुके हैं। हमारा जो अर्थ संकल्प है उसमें भी उसके लिए कुछ पूंजी निवेशित की गई है। तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे अर्थमंत्री जी, उनके भाषणों में, अभिभाषणों में कई बार हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुनते हैं, इंडस्ट्री 4.0 सुनते हैं। वो इसीलिए सुनते हैं। मैं आपको 3 या 4 उदाहरण देना चाहता हूं कि आपको ये समझ में आएगा कि ये तंत्रज्ञान हमारे जीवन में बहुत पहले प्रवेश कर चुका है। पहला उदाहरण मैं ये कोरोना महामारी का दे दूंगा, जो लास्ट ईयर बहुत ही इंपॉर्टेंट था। उसमें मैंने आपको रोबोटिक्स का उदाहरण दिया था। आरोग्य सेतु जो ऐप है, ये एक बहुत सिंपल क्लाउड टेक्नोलॉजी का उदाहरण है, जिसके कारण हम अभी यूरोप के कई सारे देश या मेक्सिको की तुलना में, अमेरिका की तुलना में हमारा कोरोना का जो युद्ध है हम काफ़ी अच्छी तरह से निभा रहे हैं। दूसरा उदाहरण मैं दे दूंगा क्रिप्टो करेंसी का। मैंने डिजिटल करेंसी के बारे में कहा, बिटकॉइन के बारे में कहा। हमारी अर्थव्यवस्था में इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहेगा। तीसरा उदाहरण मैं दूंगा आपको एक रोबोट का, जिसका नाम है बांदीकूट, और ये कुंभकोणम में, तमिलनाडु में बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है। वहाँ अभी भी दुर्दैववश मैला उठाने का काम कुछ लोग करते हैं, और ये हम जानते हैं कि 2000 से भी ज़्यादा लोगों की मौत सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये जो बहुत ही विषारी वायु है, उनकी वजह से होती है। ये बांदीकूट जो है, ये एक रोबोट है जो उनके जगह अभी मैला साफ करने का काम कर रहा है, और इसके कारण 2000 लोगों की, हमारे भारतीय लोगों की मौत बचने वाली है हर साल। और बांदीकूट अभी तो कुंभकोणम में है, लेकिन पूरे भारतवर्ष में उसका प्रयोग किया जा सकता है। ये जो मैंने 3 उदाहरण बताए, ऐसे कई सारे उदाहरण आपको स्पेस टेक्नोलॉजी में मिलेंगे, बायोटेक्नोलॉजी में मिलेंगे, मेडिसिन में मिलेंगे, जैसे कि रोबोटिक सर्जरी के बारे में हम जानते हैं। इसके बारे में मेरा ये मानना है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देगा, क्योंकि कई लोगों को विज्ञान तंत्रज्ञान के साथ साइकोलॉजी, मानसशास्त्र या लैंग्वेजेस, इस टाइप का काम करने का अवसर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 देने वाला है। और ये जो शिक्षा पद्धति है उसके बारे में कई सारे लोगों ने जो इसके बारे में, इस विषय में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, उन्होंने काफ़ी विश्लेषण किया हुआ है। इसलिए मैं उस पॉलिसी के बारे में या नीति के बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा, लेकिन ये बिल्कुल कहूँगा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एक बहुत ही रिवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट है। कई सालों के बाद ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ जो हमारे राष्ट्र निर्माण में, राष्ट्र मंदिर के निर्माण में होनी चाहिए थी, जिसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहेगा, वो 2020 में हुआ है।
तो ये जो दशक होगा इसमें ये राम मंदिर से राष्ट्र मंदिर की तरफ इंडस्ट्री 4.0, विज्ञान और उसकी शिक्षा, जो कि हमारे शिक्षा पद्धति में प्राथमिक शालेय जीवन से भी शुरू होगी, वो बहुत सराहनाजनक है। और एक चीज़ जो हम देखेंगे, जो उसको कहते हैं बटरफ्लाई इफेक्ट। बटरफ्लाई इफेक्ट का मतलब यह है कि उस दो चीज़ों में कार्य कारण भाव होता है। अगर एक चीज़ हो जाए तो उसका रूपांतरण दूसरे में होता है, दूसरे का रूपांतरण तीसरे में होता है। ये जो चेन है उसको कहते हैं बटरफ्लाई इफेक्ट। ये तंत्रज्ञान या विज्ञान का कंट्रीब्यूशन ये बटरफ्लाई इफेक्ट में होने वाला है। जैसे कि इंडस्ट्री 4.0 में एनर्जी सोर्सेस, ऊर्जा स्रोत के बारे में बहुत सारा संशोधन किया जा रहा है, जिसमें 3D प्रिंटिंग का कंट्रीब्यूशन है। 3D प्रिंटिंग जो मैंने पहले बताया कि एक इंडस्ट्री 4.0 का एक महत्वपूर्ण उपांग है। जैसे कि नैनो टेक्नोलॉजी, इसके बारे में भी हम काफ़ी सारी चीज़ें सुनते हैं। तो ये सोलर पावर जो 3D प्रिंटिंग या नैनो टेक्नोलॉजी के कारण उभरेगा, उसकी वजह से हमारा जो डिपेंडेंस जो होगा खनिज तेल पर, मतलब पेट्रोलियम, वो कम हो जाएगा। जब ये कम हो जाएगा तो कई सारी जो कार्स हैं उसका इंश्योरेंस, उसका बीमा, उसमें जो बदलाव आएगा, उसके कारण मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्री में काफ़ी बदलाव आने वाला है। तो ये जो कैस्केडिंग इम्पैक्ट जिसको कहते हैं, मतलब बटरफ्लाई इफेक्ट, इसकी वजह से ये जो आने वाला दशक है उसमें बहुत बदलाव आने वाले हैं। उसका एक बहुत अहम अंग होगा अनएम्प्लॉयमेंट का। तो अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में काफ़ी सारे सुझाव दिए गए हैं और उसका हमें उपयोजन करना बहुत ज़रूरी होगा। चाइना के कंपैरिजन में हमने देखा कि एजुकेशन पॉलिसी में बदलाव आना ज़रूरी है। तो चाइनाज लॉस इज़ इंडियाज़ गेन, इस तरह का कई सारे सेंटेंसेस हम सुन रहे हैं। स्पेशली ये कोरोना महामारी के कारण पूरे विश्व में जो चाइना के प्रति एक भूमिका में बदलाव आया है, इसलिए पूरा विश्व भारत की तरफ एक उभरता हुआ देश, जहाँ डेमोक्रेसी है, जो देश युवा है और उसमें एजुकेशन का बहुत महत्व है, इस तरीके से हमारे देश की तरफ देख रहे हैं। तो ये जो राष्ट्र मंदिर जिसकी बात हम कर रहे हैं, इसमें चाइनाज लॉस बिकमिंग इंडियाज़ गेन बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा। और इसके लिए हमें जो तंत्रज्ञान का उपयोजन करना पड़ेगा, इसमें 5G बिल्कुल आता है। 5G का उदाहरण हम शायद 2021 का सेकेंड हाफ में हम शायद देखेंगे। वहाँ 5G के कारण IoT, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाउड, ये तंत्रज्ञान जब इकट्ठा काम करेंगे 5G के सपोर्ट में, तब हमारा एग्रीकल्चर, हमारा मैन्युफैक्चरिंग, हमारा ट्रैफिक, जिसको हम स्मार्ट सिटीज़ कहते हैं, उसमें भी 5G का बहुत उपयोजन होने वाला है। तो ये भारत के कोने कोने में जो पहुंचा है 5G, जो पहुंचने वाला है, अभी हमने देखा कि शालेय शिक्षा जो थी, उसमें 7 महीने से 10 महीने तक का कार्यकाल हमारे स्कूल्स, हमारे कॉलेजेस बंद थे, लेकिन हमारा एकेडमिक ईयर बंद नहीं हुआ। और इसका कारण ये है कि हमारा मोबाइल पेनिट्रेशन काफ़ी ज़्यादा है। हमारे देहातों में भी कई सारे लोगों के पास स्मार्टफोन्स हैं। ये स्मार्टफोन इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इंडस्ट्री 4.0। तो स्मार्टफोन के कारण हमारा एकेडमिक ईयर जो कि बंद हो सकता था, वो हुआ नहीं है। और इसके कारण मुझे ये लगता है कि ये तंत्रज्ञान स्नेही देश, युवा देश, अगर राष्ट्र निर्माण की बात करेंगे तो उसमें ये तंत्रज्ञान स्नेही होना पाठशाला के लिए भी महत्वपूर्ण होगा, और ये जो युवा वर्ग है उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। इसके अलावा और एक चीज़ हमें याद रखनी होगी कि इंडस्ट्री 4.0 इसमें सिर्फ तंत्रज्ञान या विज्ञान में बदलाव नहीं आया है। इसमें जिस तरह से व्यापार होता है उसके प्रारूप में भी बदलाव आया है। जैसे कि
पहले हर्ट्ज नाम की एक कार कंपनी हुआ करती थी, जो कि 103 इयर्स ओल्ड है, काफ़ी पुरानी है, लेकिन पिछले साल उन्होंने बैंक्रप्सी डिक्लेयर किया है। और इसका कारण यह है कि ओला या उबर इस टाइप की जो प्रारूप अभी उभरे हैं, उनके कारण कई सारे बिजनेसेस जो कार कंपनी में थे वो बंद हो गए हैं। जैसे और एक उदाहरण मैं आपको देता हूं कि एयरबीएनबी नाम का जो बिजनेस है, उसके कारण मैरियट या हिल्टन, जो बहुत जाने माने नाम है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में, उसमें भी बदलाव आया है। कई सारे बिजनेसेस काफ़ी कम हो गए हैं। एयरबीएनबी उभरा है और हिल्टन और मैरियट कम हो गए हैं। अगर हम कार्स की बात करें तो गूगल या टेस्ला, ये दो कंपनीज जो पहले बड़े नाम हुआ करते थे, जैसे कि मर्सिडीज बेंज, उस टाइप की कंपनीज को उनकी तुलना में उनका बिजनेस बढ़ गया है। तो ये जो प्रारूप है उसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा, सिर्फ तंत्रज्ञान और विज्ञान की परिभाषा में नहीं, लेकिन बिजनेस के प्रारूप मॉडल्स में भी हमें बदलाव लाना पड़ेगा। नहीं तो उसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ इनएक्शन। इसका मतलब है कि स्थिति स्थापकत्व, इनर्शिया जिसको हम कहते हैं, कॉम्प्लेसेंसी, अगर ये होगा तो तंत्रज्ञान का विकास होने के बावजूद हम उतनी प्रगति नहीं कर पाएंगे जितना कि हम हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड की बदौलत करना चाहते हैं। और राष्ट्र मंदिर में इसका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा होगा। एक चीज़ जो हमें याद रखनी पड़ेगी वो है अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, क्योंकि ये तंत्रज्ञान और विज्ञान की प्रगति ये दिखा रही है कि जब हमें कई सारे लोग काम के लिए जिसकी ज़रूरत होती थी, अगर ये रोबोट करने वाला है आगे जाके, तो 10 लोगों का जॉब खतरे में आ सकता है और 1 या 2 नए टाइप का जॉब उभरने वाला है। तो हमारी शिक्षा उसके लिए हमें डिज़ाइन करनी पड़ेगी, उसका विचार हमें करना पड़ेगा, जो कि सौभाग्यवश नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में है। तो ये शिक्षा नीति एक्चुअली इस टाइप का युवा वर्ग तैयार करेगी जो जो चैलेंजेस है 2021 से लेके जो दशक शुरू होगा उसके लिए तैयार होगा। तो मेरे ख्याल से ह्यूमन कैपिटल, जिसको हम मानव संसाधन कहते हैं, उसके लिए हमें तैयार होना पड़ेगा विज्ञान और तंत्रज्ञान के साथ साथ। और इसीलिए हमारे कई सारे लोग ये जानते हैं, एक सुभाषित जो संस्कृत में कहा जाता है, अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम अनौषधम, अयोग्यः पुरुषः नास्ति, योजकस् तत्र दुर्लभः। तो ये योजक निर्माण करना, मतलब मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन ठीक तरह से तैयार करना, ये भी एक चुनौती होगी। जैसे मैंने कहा कि शिक्षा विज्ञान स्नेही और तंत्रज्ञान से स्नेही होना पड़ेगा, उसी तरीके से ये जो बदलते हुए प्रारूप है बिजनेस के, व्यापार के, उसके लिए भी हमें तैयार रहना पड़ेगा। और तीसरी चीज़ ये मानव संसाधन, योजकस् तत्र दुर्लभः, उसके बारे में भी हमें काम करना पड़ेगा। ये 3 चीज़ें अगर हम करें तो राम मंदिर जो आस्था का विषय है, उससे राष्ट्र मंदिर जो हम बनाने जा रहे हैं, उसमें ये बहुत बड़ी नींव हम अच्छी तरह से तैयार कर पाएंगे। उसमें जो तंत्रज्ञान की ईंट है वो बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। और इस विषय में मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि हम आस्था और श्रद्धा के आगे जाके इस नींव का भी हम और इस ईंट का भी हम विचार करें, उसमें काम करें और ये राष्ट्र मंदिर में हम अपना सहयोग दें। धन्यवाद। राम मंदिर से राष्ट्र मंदिर। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में माननीय प्रधानमंत्री जी के करकमलों द्वारा और पूजनीय सरसंघ चालक मोहन जी के प्रमुख उपस्थिति में प्रभु रामचंद्र जी के भव्य मंदिर का भूमि पूजन संपन्न हुआ। हिंदू समाज का अपने अस्मिता का 5 सदियों से चल रहा संघर्ष समाप्त हो गया और एक पर्व का शुभारंभ हो गया। लेकिन अब इस चरण पर विश्राम कैसा?
संपूर्ण विश्व को मार्गदर्शक एवं परम वैभवशाली राष्ट्र खड़ा करने के लिए हम कटिबद्ध हैं और 5 अगस्त के दिन इस निश्चय की नींव रखी गई है। इस विचार को केंद्र स्थान में रखकर साप्ताहिक विवेक राम मंदिर से राष्ट्र मंदिर ये ग्रंथ प्रकाशित करने जा रहा है। राष्ट्र मंदिर का ये विषय संपूर्ण देश भर में प्रसारित करने हेतु ये ग्रंथ प्रकाशित होने वाला है। अपने राष्ट्र की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षिक, औद्योगिक, आध्यात्मिक आदि क्षेत्रों में कैसी संरचना होनी चाहिए, इस बारे में गहरा चिंतन इस ग्रंथ में प्रस्तुत किया गया है। ग्रंथ में पूजनीय मोहन जी भागवत, भैया जी जोशी, मनमोहन जी वैद्य, रामेंद्र सिन्हा, भूपेंद्र यादव, राजेश श्रीवास्तव, अरुण आनंद, वीरेंद्र याग्निक, करुणाशंकर उपाध्याय, देवेंद्र जी फडणवीस आदि मान्यवरों के लेख समाविष्ट हैं। इस मौलिक ग्रंथ का प्रकाशन 15 फरवरी 2021 को होगा। राष्ट्र मंदिर निर्माण के इस कार्य में आप भी अपना योगदान दे सकते हैं, मात्र ₹2500 श्रद्धा निधि अर्पित करके। श्रद्धा निधि देने से आप पाएंगे इस ग्रंथ में आपका नाम राम सेवक के रूप में। राम मंदिर से राष्ट्र मंदिर इस ग्रंथ की एक प्रत, हिंदी विवेक मासिक पत्रिका का 3 साल का पंजीयन, 1 वर्ष तक हिंदी विवेक पाक्षिक PDF स्वरूप में आपके WhatsApp पर आपको मिलेगा। ज्येष्ठ विचारक माननीय रमेश जी पतंगे जी द्वारा लिखित हमारा मौलिक संविधान, इस पुस्तक को भी आपको भेंट स्वरूप दिया जाएगा। इसीलिए शीघ्र पंजीयन हेतु साप्ताहिक विवेक की www.evivek.com पर संपर्क करें। साथ ही साप्ताहिक विवेक के फेसबुक पेज और YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राम मंदिर से राष्ट्र मंदिर।